नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की बात हो रही थी, संवैधानिक इतिहास की चर्चा कर रहे थे कि भारतीय संविधान कैसे बना, क्या क्या समस्याएं आई, उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने वहां पर दो चीजें स्पष्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था भैया? दो चीजें स्पष्ट पढ़ा था। एक तो पढ़ा था भैया कि भैया जो हुआ था भारत में संविधान में एक कंपनी का शासन पढ़ा था, दूसरा ब्रिटिश ताज का शासन पढ़ा था। तो हमने जब पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 तक जब चले आए, 1853 तक जब हम पढ़े तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सब कंपनी का शासन चला। लेकिन जैसे 1858 में एक जो एक्ट बना, जो कानून बना, इस कानून के माध्यम से दोस्तों क्या किया गया, भारत में ब्रिटिश ताज का शासन लागू कर दिया गया। किसका शासन लागू कर दिया गया? ब्रिटिश ताज का शासन लागू कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू कर दिया गया, महारानी विक्टोरिया का शासन लागू कर दिया गया। इतनी चीजों को हमने पढ़ रखा था। हमने यहाँ पर उसके बाद पढ़ा 1858 का, फिर 1861 का। 1861 में हमने पढ़ा था कि सन 1861 में भी देखा कि यहाँ पर भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया, जेम्स विल्सन के द्वारा दिया गया था। तो इस पर भी हम चर्चा कर चुके थे। 1861 तक दोस्तों हमने बात कर ली थी। इसके बाद अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम बात करेंगे 1861 के बाद एक नया जो एक्ट बना था, 1892 का एक्ट। कौन सा एक्ट बना था? 1892 का एक्ट। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, इतनी बातें जब हम सब करें तो हम बात करते हैं 1892। किसकी बात करेंगे? 1892 के भारत शासन अधिनियम की। भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे। कौन सा भारत शासन अधिनियम? 1892 ईस्वी का। जब हम 1892 के भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इससे पहले जब 1861 में हमने बात की थी तो हमने कहा था कि यहाँ पर विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। मतलब विभागों में बांटा जाने लगा था। और विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भैया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। क्या किया गया था? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। तो इसी के आगे की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे 1892 एक्ट का। 1892 का भारत शासन अधिनियम। क्या बात करेंगे? 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या बातें आई? तो सबसे पहली बात क्या हुई थी भैया? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई भैया। पहली बात आई अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। बहुत सही दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली सभी लोग जानते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई भैया। क्या हो गई? शुरुआत हो गई कि जो चुनाव कराए जाएंगे वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से कराएंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वह प्रणाली होती है, ऐसी प्रणाली जिसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा ना होकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट जनता के द्वारा ना होकर के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। ऐसी प्रणाली, ऐसी चुनाव प्रक्रिया अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहलाती है। अब बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो दोस्तों 1892 के भारत शासन अधिनियम। मतलब 1892 के भारत शासन अधिनियम में दो ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण की गई। एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात की गई। किसकी बात की गई दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात की गई। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। अब प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब चुने गए प्रतिनिधि, मनोनीत किए गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो चुनाव होता है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। दूसरी जो प्रमुख बात क्या होगी भैया? दूसरी जो प्रमुख बात आई राजस्व एवं व्यय पर। क्या बात आई? राजस्व एवं व्यय पर। मतलब जो हमारा आय व्यय होता था, जो राजस्व होता था, उस राजस्व एवं व्यय पर अथवा बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया भैया? प्रश्न पूछने, मतलब राजस्व एवं व्यय या अथवा बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। बहस करने का अधिकार मिला। बहस करने का अधिकार कहने मतलब इससे पहले यह अधिकार हमारे पास नहीं था।
कौन सा अधिकार? मतलब हम राजस्व संबंधी वो जो चाहे वो बजट प्रस्तुत कर दें, जो चाहे वो बात कहें, लेकिन भैया ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी कि हम उनसे कुछ पूछ लग सके। मतलब राजस्व के व्यय अथवा बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था। कहने का मतलब हम ना तो उस पर बहस कर सकते थे, ना हम उस कार्यकारिणी से कुछ पूछ सकते थे। क्या था दोस्तों, जो वहां की जो कार्यकारिणी थी, बजट पर जो बहस थी, वो हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा हम क्या कर सकते थे? अब भैया हमको यह अधिकार मिल गया था कि हम कार्यकारिणी से बहस पर, बजट पर बहस कर सकते हैं। बहुत बड़ा हमको अधिकार मिला 1892। दोस्तों ये दोनों बहुत ही बड़े अधिकार आ गए थे हमारे पास जब 1892 का भारत शासन अधिनियम बना। जब एक्ट बना, भारत परिषद अधिनियम बना, तो उसके तहत हमारे पास क्या है, दो प्रमुख अधिकार आ गए। एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई और भारतीयों को राजस्व अथवा बजट पर बहस करने। हम फिर आपको बता देते हैं, भारत में जो पहला बजट था, हम क्या करते हैं, भारत में जो बजट की प्रणाली की शुरुआत की गई सन 1861 में किया गया। तो किसमें? 1861 में जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा। अब बजट शब्द क्या कहा था? ये एक थैली के चमड़े में एक प्रस्तुत किया जाने वाला था। क्या होता था? एक थैली की चमड़ी बनाई गई और उसी में इसका लिखित एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे हम क्या कहते थे? बजट कहते हैं। सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 1861 में प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 1861 में। तो अब भारत शासन अधिनियम 1892 के बाद हम क्या बात करेंगे? भारत शासन अधिनियम 1892 के बाद जब हम बात करेंगे तो इसके बाद हम किसकी बात करने वाले हैं भैया? इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 1909। किसकी बात करेंगे भैया? 1909। 1909 भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। किसकी बात करने वाले हैं? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। किसकी बात करेंगे दोस्तों? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। देखो दोस्तों, यहीं से सारी शुरुआतें यहीं पर आपको समझ में आ जाएगी। क्या है? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। आपने देखा होगा 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? इसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है? 1909। किसको हम याद रखेंगे भैया? किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार। किस अधिनियम को? 1909 अधिनियम को कहा जाता है। 1909 भारत शासन भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। अरे भाई, अब इसमें और क्या किया गया? देखो, यहीं पर फूट डालो राज करो, यहीं पर नीति अपना दी गई कि फूट डालो और राज करो। मतलब इसी में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। कहने मतलब मुस्लिमों के लिए क्या हुई? यहीं पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया? पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। यहीं से देखो, फूट डालो राज करो की नीति यहीं से शुरू हो गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। प्रणाली की शुरुआत की गई दोस्तों, शुरुआत की गई। किस अधिनियम के द्वारा? 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम था या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इसी अधिनियम से पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। कहने का मतलब यहां पर यह कहा गया मुस्लिम मतदाताओं के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी। क्या कहा गया? मुस्लिम मतदाताओं के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। मतलब यहां पर क्या हुआ? पृथक निर्वाचन प्रणाली हुई जिसमें मुस्लिम मतदाताओं के लिए, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं के लिए, मतदाताओं के लिए, दाताओं के लिए पृथक निर्वाचन प्रक्रिया के लिए पृथक निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई गई। निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई गई दोस्तों, प्रक्रिया अपनाई गई। कहने मतलब यहीं पर हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने का काम किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा भैया किया गया? एक मतलब कह सकते हैं हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया भैया? एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रोग्राम कर दिया। मतलब सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कर दिया। प्रतिनिधित्व दोस्तों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या पृथक मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी भैया? 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा शुरू की गई। दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर फिर बन के आ जाता है, आपसे नोट पॉइंट करके मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल याद रखो। यदि क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सांप्रदायिकता, क्या पूछा जाए, भारत में सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक क्या है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक, देखो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक, निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है किसे कहा जाता है, तो किसे कहा? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक प्रणाली, मतलब यहीं पर उसने सांप्रदायिकता के आधार पर भारत को दो भागों में बांटने का काम किया था। इसीलिए कि हम क्या कहते हैं, यही जगह से हमारे भारत के विभाजन की इसने नींव रख दी थी। यहीं पर हमारा भारत को दो भागों में बांटने की शुरुआत कर दी थी, मतलब यहीं पर था। यहीं से फूट डालो और राज्य करो की नीति अपना ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और कहा गया कि हम भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर बांट देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, और हिंदू मुस्लिम का करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? लॉर्ड मिंटो को जाता है। किसको जाता है भाई? लॉर्ड मिंटो को जाता है। जो लॉर्ड मिंटो होता किसको जाएगा भैया? लॉर्ड मिंटो को जाता है। तो जो लॉर्ड मिंटो था वो वायसराय हुआ करता था। क्या था भैया? वायसराय था, और मॉर्ले क्या थे? ये सचिव थे। मॉर्ले क्या थे? ये भैया भारत सचिव थे। ये क्या थे? ये सचिव थे। और जो मिंटो था ये वायसराय था। क्या था भाई? वायसराय था। तो भाई जो भारत में सांप्रदायिकता के प्रणाली की जो शुरुआत मानी वो किसके द्वारा मानी गई? लॉर्ड मिंटो के द्वारा मानी गई। इन्होंने ही यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके भारत पर राज्य करने का आधिकारिक प्रयास किया था। इसके बाद दोस्तों हम अगला एक्ट पढ़ेंगे। हम जो अगला एक्ट पढ़ेंगे वो है 1919 का ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों हम बात करेंगे 1919 के भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। भारत परिषद अधिनियम दोस्तों बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसकी बात करेंगे? 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम की हम बात करते हैं। तो 1919 भारत परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। सुधार अधिनियम कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है? तो 1919 ईस्वी के जो भारत परिषद अधिनियम था इसी को हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता था। ये जो मॉन्टेग्यू थे भैया ये उस समय क्या थे? सचिव थे। ये क्या थे? ये सचिव थे, भारत सचिव जिसे कहा जाता था, ये सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड थे ये वायसराय हुआ करते थे। ये क्या थे? वायसराय हुआ करते थे। तो वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। और दोनों को मिला करके क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। दोस्तों इसी एक्ट के तहत, किसके एक्ट के तहत? 1919 ईस्वी के एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई। मतलब 1919 ईस्वी के एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में भैया क्या किया गया? द्विसदनात्मक प्रणाली, बहुत बड़ी व्यवस्था, द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। नात्मक प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रणाली की शुरुआत की गई। कहां पर की गई भाई? केंद्र में की गई। क्या किया गया? द्विसदनात्मक प्रणाली। अब देखो भाई जब द्विसदनात्मक प्रणाली की बात आई तो किस एक्ट के द्वारा शुरू की गई? 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया।
किसके द्वारा किया गया? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। हमने फिर कहा कि यहाँ पर ये भी पूछा जाता है चेम्सफोर्ड क्या थे, तो चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय हुआ करते थे, और मॉन्टेग्यू क्या थे? ये भारत सचिव हुआ करते थे। ये क्या थे? ये सचिव थे और ये वायसराय थे, और इन्होंने भाई इस एक्ट में क्या किया गया? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू कर दिया गया। आइए दोस्तों हम देखेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था में क्या हुआ। हम बात करेंगे अब द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात करेंगे। किसकी बात करनी है हमको? द्विसदनात्मक व्यवस्था की हम जब बात करेंगे तो देखेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक प्रणाली या द्विसदनात्मक व्यवस्था, यदि हम द्विसदनात्मक प्रणाली की बात करते हैं तो हम दो भागों में देखेंगे। एक प्रथम था राज्य परिषद। प्रथम क्या बनाई गई थी? प्रथम थी राज्य परिषद। प्रथम थी राज्य परिषद। पहली क्या थी भैया? राज्य परिषद। और दूसरी क्या थी? दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। दूसरी क्या हुआ करती थी? केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा थी। क्या थी भाई? केंद्रीय विधानसभा। अब देखो, एक प्रथम थी राज्य परिषद, दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। किस एक्ट के माध्यम से? 1919 ईस्वी का। कौन सा है? 1919 ईस्वी का कौन सा एक्ट है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। कौन सा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था कहां पर लागू की गई? केंद्र में लागू की गई। कहां पर लागू की गई दोस्तों? केंद्र पर लागू की गई। कितनी व्यवस्था? द्विसदनात्मक। पहली कौन सी थी? प्रथम राज्य परिषद। प्रथम कौन सी है? राज्य परिषद। दूसरी कौन सी भैया? केंद्रीय विधानसभा। दूसरी कौन सी है? केंद्रीय विधानसभा। अब राज्य परिषद की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? राज्य परिषद की हम बात कर लेते हैं। तो उस समय राज्य परिषद में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 60 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 60 सदस्य। मतलब उस समय प्रथम जो राज्य परिषद बनी तो राज्य परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो उनमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी भैया। कितनी थी? 60 थी। अब देखो, जब 60 सदस्य थे, क्या थे भैया? कुल 60 सदस्य थे, तो इन 60 सदस्यों को दो भागों में बांटा गया। कहने मतलब कुछ स्थायी थे और कुछ निर्वाचित होते थे और कुछ मनोनीत होते थे। तो कुछ निर्वाचित सदस्य थे। क्या होते थे भाई? कुछ निर्वाचित सदस्य थे। कैसे सदस्य थे भैया? कुछ निर्वाचित सदस्य थे और कुछ मनोनीत सदस्य होते थे। क्या होते थे? मनोनीत होते थे। मनोनयन कर दिया जाता था। निर्वाचित मतलब उनका निर्वाचन किया जाता था और मनोनीत का मतलब उनका मनोनयन किया जाता था। योग्यता के आधार पर उनका चयन कर लिया जाता था। तो दोस्तों आपसे ये भी बात पूछी जाती है, प्रथम राज्य परिषद जो राज्य परिषद बनी थी उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 60 थी। कुल सदस्य संख्या 60 में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या भैया कितनी थी? 34 सदस्य थे। कितने निर्वाचित थे? 34 सदस्य थे। अब भैया हमें मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भैया मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26 सदस्य थे जो मनोनीत किए जाते थे। क्या किए जाते भैया? मनोनीत किए जाते थे। अब देखो ये अगले आगे की जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण बात आई, जो ये सदस्य थे इनका जो राज्य परिषद थी, ये क्या थी? जो ये राज्य परिषद बनी हुई थी, इस राज्य परिषद का कार्यकाल कितना होता था? ये राज्य परिषद का जो कार्यकाल होता था, इसका काम करने का जो समय होता था दोस्तों, ये कार्यकाल कितना होता था? कार्यकाल आपसे पूछा जाता है भाई, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का था? इनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। कितने वर्षों का था भैया? 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता था। तो इनका कार्यकाल कितने वर्षों का था? 5 वर्षों का था। अब इतनी बात समझ में आई। हमने कहा केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली क्या आई भैया? द्विसदनात्मक प्रणाली आई। जो द्विसदनात्मक व्यवस्था आई तो इसमें हमने देखा कि क्या देखा कि भैया एक प्रथम राज्य परिषद थी, दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। दूसरी क्या थी? केंद्रीय विधानसभा थी। जो राज्य परिषद थी इनके सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 60 थी। कितनी थी भैया? 60 थी। किसके? राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी। अब कुल सदस्य संख्या 60 थी तो इसमें कुछ सदस्य निर्वाचित थे और कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते थे। क्या होते थे? कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाते थे, कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते थे। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 34 थी। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26 थी। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26 थी। और इनका जो कार्यकाल होता था दोस्तों वो 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया। कार्यकाल कितना था? 5 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया। इतनी बात, आशा है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज। अब हम बात करें केंद्रीय विधानसभा की बात करें।
किसकी बात करें, केंद्रीय विधानसभा की बात करें तो भाई केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 144 सदस्य थी। कितने थे भैया, 144 सदस्य होते थे। केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 144 थी। अब भैया इसी में फिर वही बात आ गई, कुछ निर्वाचित होते थे, कुछ मनोनीत सदस्य थे, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? केंद्रीय विधानसभा में जो विधानसभा थी, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। अब भाई निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 104 थी। कितनी थी? निर्वाचित सदस्यों की संख्या 104 और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? केवल भैया कितनी थी? 40 थी। मनोनीत सदस्यों की संख्या 40 थी, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया? निर्वाचित सदस्यों की संख्या 104 थी, मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 40 थी। अब इनकी बात आई, इनका कार्यकाल, तो इनका भैया जो कुल केंद्रीय विधानसभा के सदस्य थे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो 1919 में द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई, उसमें जो केंद्रीय विधानसभा थी, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो भैया इनका जो कार्यकाल था, इनका जो कार्यकाल था, कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। कितने वर्षों का था? इनका कार्यकाल भाई 3 वर्षों का होता था। और राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का था भैया? 5 वर्षों का था। इतनी बात समझ में आई होगी, इतनी बात समझ गए दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखो अब क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ 1919 में? अब देखो यहाँ पर जब इतनी व्यवस्थाएं हो गई, द्विसदनात्मक व्यवस्था हुई, तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लगाई गई। क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, दोहरी शासन व्यवस्था अपना ली गई। मतलब केंद्र में क्या किया गया भैया? क्या हुआ भाई? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। 1919 के तहत ही, 1919 के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, शासन प्रणाली लागू कर दी गई। क्या किया गया? द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ये जो द्वैध शासन प्रणाली है, ये किसकी देन पूछी गई है? तो इसके जनक कौन है? जो दोहरा शासन प्रणाली लागू की गई, इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक है लियोनस कार्टियस को माना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? लियोनस कार्टियस को माना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनस कार्टियस है। कौन है दोस्तों? लियोनस कार्टियस को माना जाता है। इतनी बात समझ गए। देखो और बहुत महत्वपूर्ण, महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहा, ये एक्ट महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रहा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अरे आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, कि भारत में पहली बार महिलाओं का वोट देने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो 1919 एक्ट के माध्यम से। किस एक्ट के माध्यम से? 1919 एक्ट के माध्यम से भारत की महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। क्या किया गया भैया? भारत की महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत की महिलाओं को, भारत की महिलाओं को, महिलाओं को, भारत की महिलाओं को पहली बार, बहुत बड़ा, पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से दिया गया? किस कानून के माध्यम से दिया गया ये अधिकार? ये 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के माध्यम से दिया गया। मतलब महिलाओं को अब भागीदारी बनाने का काम किया गया। किसके माध्यम से? 1919 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के माध्यम से ऐसी व्यवस्था लागू की गई कि भारत में इससे पहले भैया भारत की महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। अब देखो जब ये व्यवस्था लागू की गई थी, उस समय ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा है, नोट पॉइंट याद करो। जब ये प्रणाली हुई, जब ये अधिकार लागू किया गया, तो भैया भारत में उस समय ब्रिटेन के कौन प्रधानमंत्री? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन से थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, नोट पॉइंट आपको बताना है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो उस समय भैया इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे भाई? लॉर्ड जॉर्ज थे। जब यह अधिकार हमारी महिलाओं को मिला, वोट देने का जो अधिकार मिला, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री कौन थे भाई?
इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे। तो ये देखो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार मिला महिलाओं को। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। जनक लियोनस कार्टियस को माना गया। दोहरा शासन प्रणाली लागू की गई। भारत की महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। मतलब इससे पहले भारत की महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी। उस समय जब यह व्यवस्था की गई तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड जॉर्ज उस समय प्रधानमंत्री थे 1919 के एक्ट के तहत। भैया ठीक है, इतनी बात हम लोग इस वीडियो में समझा और यहाँ पर जानने का प्रयास किया। दोस्तों इसी प्रकार के निरंतर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करते हो और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइबर 1000 को जितनी जल्दी पार करा सकते हो, तो हम आपको इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड क्वेश्चन लाइव वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।